नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यारों का यार मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। हम BTC फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी चला रहे थे। जिस हिंदी में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, तो हिंदी के चैप्टर नंबर 5 का इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 बनाया था। आज हम इसका सेकंड बना रहे हैं, जो कि फाइनल पार्ट भी है, जिसमें सारे विराम चिन्ह जो रह गए थे, बाकी जो इम्पोर्टेंट जो आपके नीट के पेपरों में पूछे जाते हैं और आपके BTC और CTET टेट में पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बाकी इस फाइनल चैप्टर में क्या क्या रह गया था और बाकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और अवतरण, दोहरा अवतरण, सिंगल अवतरण, विराम चिन्ह के ज्ञान व प्रयोग। मतलब कि हम विराम चिन्हों के क्या क्या ज्ञान है और क्या क्या प्रयोग है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं हम ये भी पढ़ेंगे। कल हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, पूर्णविराम पढ़ा था, अर्धविराम पढ़ा था, अल्पविराम पढ़ा था, निर्देशक चिन्ह पढ़े थे और बाकी बहुत सारे हमने विराम चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा था कि किस चिन्ह को किस जगह यूज किया जाता है और किस प्रकार यूज किया जाता है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और किस लिए पड़ी। तो आज हम उसके आगे वाले चैप्टर के नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, तो पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 फाइनल पार्ट। सबसे पहला टॉपिक है अवतरण। अवतरण या उद्धरण। अवतरण या उद्धरण। अवतरण और उद्धरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो सिंगल कॉमा कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा व डबल इन्वर्टेड कॉमा। अवतरण को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा जिसमें एक कॉमा होता है, और दोहरा अवतरण को कहते हैं, उद्धरण चिन्ह को कहते हैं आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा इनका यूज कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इनका यूज पहले इनका साइन देख लीजिए कि ये साइन क्या होता है इनके, दोहरा अवतरण के और एकहरा अवतरण के। तो दोहरा अवतरण का साइन होता है जहाँ डबल कॉमा होती है, और एकहरा अवतरण का साइन होता है जहाँ सिंगल कॉमा होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से साइड में बता देता हूँ। जहाँ दोहरा अवतरण होगा वहाँ डबल कॉमा होगा ऐसे करके, और कोई भी वाक्य बीच में लिखा होगा ऐसे, उसके बाद उसी वाक्य को हाईलाइट करने के लिए हमें दोहरा अवतरण की आवश्यकता पड़ी। और उस सिंगल अवतरण जिसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, और हिंदी में एकहरा अवतरण कहते हैं। उसका यूज इसलिए करते हैं जब किसी फैक्ट या नाम को हम मतलब बोल्ड दर्शाते हैं या फिर हम उसे एक मतलब हाईलाइट करते हैं, तो उसके लिए हमें एकहरा अवतरण की आवश्यकता पड़ती है। एकहरा अवतरण का साइन होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जिससे कि उस वाक्य को हम दोहरा अवतरण को हम किसी वाक्य को हाईलाइट करने के लिए दर्शाते हैं, और एकहरा अवतरण को हम किसी वाक्य या नाम, किसी एक शब्द नाम को हाईलाइट करने के लिए एकहरा अवतरण का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, आइए पढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ऐसी स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ रहता है तो हमारी सारी क्रिया विधि और हमारे दिनचर्या और पढ़ाई वगैरह ये सभी चीज़ें अच्छी और सुदृढ़ होती हैं। तो ये एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है। तो इस फैक्ट को हाईलाइट करने के लिए, इस फैक्ट को हाईलाइट करने के लिए हमें दोहरा अवतरण चिन्ह की आवश्यकता पड़ी, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये फैक्ट किसने दिया है, अरस्तु, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। अरस्तु जो एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने ये फैक्ट दिया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अरस्तु जो है एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम एकहरा अवतरण बोलेंगे, और इनका जो फैक्ट है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसे दोहरा अवतरण के द्वारा हम इसे हाईलाइट करेंगे। तो ये चिन्ह हो गया, आपके समझ में आ गया होगा अवतरण और उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका हंसपद या त्रुटिपूरक। हंसपद और त्रुटिपूरक क्या होता है, हंसपद होता है जहाँ हमें कोई चीज़ या हमारे किसी वाक्य में से कोई वर्ड या कोई पद छूट जाता है तो उस जगह हमें हंसपद की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ त्रुटिपूरक चिन्ह भी, इसी हंसपद को त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कोई हम वाक्य लिखते हैं, जैसे मैं ऊपर वाले वाक्य में लेता हूँ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो इसमें अगर मेरा स्वस्थ रह जाए तो स्वस्थ रहने का मतलब है ये त्रुटिपूरक वाक्य है। त्रुटिपूरक वाक्य जो हमारा कोई पद हमारे वाक्य से छूट गया तो वहाँ हम त्रुटिपूरक साइन का उपयोग करके हम उस वाक्य को उसमें ऐड कर सकते हैं, उसको हम त्रुटिपूरक वाक्य कहते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल पढ़ लीजिए कि इसका एग्जाम्पल क्या है। त्रुटिपूरक और हंसपद क्या होता है। त्रुटिपूरक का साइन ये होता है जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर बना हुआ है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। त्रुटिपूरक का साइन ये होता है, त्रुटिपूरक का साइन, इसकी परिभाषा एक बार पढ़ते हैं। जब वाक्य में कोई अंश शेष रह जाता है,
इसके कहने का मतलब ही वही है, जब कोई वाक्य में कोई एक पद या शेष रह जाता है तो वहां हम त्रुटिपूर्वक व हंस पद का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखा है, महात्मा गांधी जी ने सत्य का पालन किया, जैसे आजीवन छूट गया था तो मैंने यहाँ पर त्रुटिपूर्वक चिन्ह का उपयोग करके आजीवन लगाया, तो ये वाक्य पूरा हुआ। महात्मा गांधी जी ने आजीवन सत्य का पालन किया। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता ने आजीवन सत्य का पालन किया, आजीवन सत्य का पालन किया। तो वहां जो आजीवन शब्द है, आजीवन शब्द एक हंस त्रुटिपूर्वक वाक्य है, त्रुटिपूर्वक शब्द है, क्योंकि ये हमारे सेंटेंस जो वाक्य है उसमें से वह लिखते समय वह किसी गलती से छूट गया है, तो इसी को हम दोबारा ऐड करने के लिए त्रुटिपूर्वक चिन्ह व हंस पद का उपयोग करते हैं। तो हंस पद का उपयोग और चिन्ह और उसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट हम चिन्ह पे आते हैं, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह क्या होते हैं? संक्षेप सूचक और लाघव चिन्ह का उपयोग होता है जहां हम कोई चीज, विस्तृत चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में या फिर हम उसे एक छोटे से छोटे माध्यम में लिखने की कोशिश करते हैं, वह लिखते हैं, वहां हम संक्षेप सूचक व लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कोई वाक्य बोला कि आगे चलिए, तो मैं आ बना दूंगा, उस पर डॉट लगा दूंगा और च पे डॉट बना दूंगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड पे कैसे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है यहाँ कि कृपया पृष्ठ उलटिए, मतलब कृपया प्लीज पेज को मतलब पलटो, कहने का मतलब है। तो कृपया को हम शॉर्ट में लिखेंगे कृप, और फिर बिंदी बनाया हमने, इसको बिंदी बना के हमने इसमें ये बताया कि हमने लाघव चिन्ह का उपयोग किया है, दैट्स ओके। उसके बाद पृष्ठ पर फिर डॉट बनाया हमने, फिर उसके बाद उलटिएगा ऊ का डॉट बना दिया। तो ये क्या हो गया, संक्षिप्त रूप को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह व संक्षेप सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो संक्षेप सूचक चिन्ह व लाघव चिन्ह का उपयोग कैसे करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए इसके नेक्स्ट वाले चिन्ह के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट चिन्ह है आपका पाद चिन्ह। पाद चिन्ह क्या होता है? पाद चिन्ह का मतलब होता है इंग्लिश में अंडरलाइन मतलब किसी भी चीज को डायरेक्टली सामने से हाईलाइट करने के लिए, उस सेंटेंस में उस पद को हाईलाइट करने के लिए हमें पाद चिन्ह का उपयोग करते हैं। पाद चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं हम अंडरलाइन। वाक्य में किसी पद को विशिष्ट बनाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आपका एक वाक्य लिखा हुआ है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो इसमें हाईलाइट हमने किसको किया हुआ अंडरलाइन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमने क्या किया है? हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि इस वाक्य में जो राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो उनको हमने हाईलाइट करके आपका जो पाद चिन्ह है उसका उपयोग किया है, अंडरलाइन जिसे बोलते हैं हम। तो आइए इसके नेक्स्ट जो पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट है पुनरुक्तिक चिन्ह। पुनरुक्तिक चिन्ह क्या होते हैं? तो इसे बोलते हैं हम एक डबल कॉमा, मतलब डबल कॉमा का यूज हम अपने दैनिक जीवन में बहुत करते हैं, क्योंकि हम दैनिक जीवन में अपनी कोई भी वस्तु जो हम लेके आते हैं, जैसे हम घर का सामग्री हुई है, घर का सामान हुआ है, घर का राशन हुआ है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ लेके आए, तो जैसे हम दाल 10 किलो, चावल 10 किलो, आटा 10 किलो, तो हम बार बार ये 10 किलो जो लाइन आ रही है इसको हम बार बार ना लिखने के बजाय हम पुनरुक्तिक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने इस बोर्ड पर ये डिस्क्राइब किया हुआ है, पुनरुक्तिक चिन्ह का साइन होता है डबल कॉमा, जिससे ये पुनरुक्तिक चिन्ह का मतलब होता है वही चीज जो रिपीट कर रही है उसे पुनरुक्तिक चिन्ह बोल रहे हैं। बाकी में किसी शब्द को बार बार दर्शाने के लिए हम पुनरुक्तिक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपका दाल 10 किलो, आटा 10 किलो, चीनी 10 किलो, तो हमने पुनरुक्तिक चिन्ह का उपयोग किया ताकि हमें ये मालूम पड़े कि नीचे आटा और चीनी भी 10-10 किलो है। पुनरुक्तिक चिन्ह का इस प्रकार उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका लोप विराम या वर्जन विराम। लोप विराम और वर्जन विराम क्या होता है इसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। वाक्य में कुछ अंश लुप्त का होने का बोध कराते हैं। वाक्य में कुछ अंश ऐसे होते हैं जो लुप्त होने का बोध कराते हैं। जैसे कोई वाक्य हम बोल रहे हैं, उसके नेक्स्ट वाली लाइन हमें मालूम है क्या है, लेकिन हमें उस चीज को लुप्त करके डॉट 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 कर देते हैं, तो वो हमें लोप विराम या वर्जन विराम का उपयोग होता है। जैसे कि एक अक्षय कुमार का एक डायलॉग है, जैसे कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से बोलूँ जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और फिर मैं आगे लिखूँ जो मैं नहीं, बस यहाँ छोड़ के उसके बाद डॉट 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 लिखूँ, तो इसका मतलब होता है लोप विराम व वर्जन चिन्ह का उपयोग होता है। क्योंकि हम इसके आगे वाली लाइन को हम कुछ जानते हैं, लेकिन उसको हम लुप्त करके उस चीज को वहाँ लोप विराम चिन्ह का यूज कर रहे हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में दिया है, मैं तो जितना कहता हूँ उतना करता हूँ,
कहता है वो उतना करता भी नहीं है। तो इस लोक ब्रह्म व वर्जन चिन्ह का हमने उपयोग यहाँ किया है। किस प्रकार किया है ये आप जानिए। नेक्स्ट है आपका तारक चिन्ह। तारक चिन्ह का मतलब क्या होता है? तारक चिन्ह का मतलब होता है किसी शब्द या वाक्यांश पर टिप्पणी करने को हम तारक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी शब्द हुआ या वाक्यांश हुआ, मैंने आपको दिया, जैसे कि मैंने आपको दिया कि जीएसटी मैंने लिख दिया, उसके आगे तारक चिन्ह का उपयोग किया। तारक चिन्ह का उपयोग करने का मतलब हुआ कि उस जीएसटी नाम के वर्ड पे आपको कमेंट करनी है, मतलब टिप्पणी करनी है। तो इसलिए हमें जीएसटी तारक चिन्ह का उपयोग करते हैं कि शब्द या वाक्यांश पर टिप्पणी करने के लिए हमें तारक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, लोकप्रिय ग्रंथ। अब हम लोकप्रिय ग्रंथों पर टिप्पणी कर सकते हैं, अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, तो उस जगह हम तारक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है? दीर्घ उच्चारण चिन्ह का मतलब होता है जिस बात पर हमें बल देना होता है वहां हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, धा, मैं बोलूं जैसे राधा, जैसे मैं लंबा खींचने की कोशिश करूं तो यहाँ धा बनाने के बजाय धा 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 वहाँ मैं ये बनाता चला जाऊंगा। तो इससे जो धा शब्द है, धा जो वर्ड है, मतलब उस पर जोर पड़ेगा, तो उसे ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। किसी भी शब्द को लंबे समय तक जोर लगाने पर व उस पर बल देने के लिए हमें दीर्घ उच्चारण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि ओम बोलते हैं, ओम, तो ओम का जो माँ है उस जगह हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है? ये दो चीजों में समानता उत्पन्न करता है। दो चीजों में समानता उत्पन्न करने का मतलब है जैसे कि दिन और रात के बीच में तुल्यता सूचक, माता पिता के बीच में तुल्यता सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देखा है, दिन व रात, इसके बीच में तुल्यता सूचक चिन्ह का उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, हमारा वैसे भी चैप्टर खत्म होने पे आ गया, तो हमारा चैप्टर ये खत्म हो गया, तो चैप्टर खत्म होने के बाद हम ऐसे एक समाप्ति सूचक चिन्ह लगाते हैं। ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह है, जिसका उपयोग मैंने आपको परिभाषा के बिना ही मैंने उपयोग बता दिया। समाप्ति सूचक चिन्ह का ये प्रयोग होता है जब हमारा कोई चैप्टर या फिर हमारा कोई पाठ या फिर हमारा कोई कार्यक्रम अगर फिनिश हो रहा है तो उसके नीचे हम समाप्ति सूचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो आज का चैप्टर ये यहीं समाप्त होता हुआ। तो आज की क्लास के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई किसी चीज़ आप में समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।